में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर्स का हेडिंग है वायु तथा जल का प्रदूषण। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर्स में आपको कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर्स में आपको, जैसा इस चैप्टर्स के नाम से ही पता चलता है, आपको वायु किस तरह से प्रदूषण होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है ना। जल किस तरह से प्रदूषित होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है, और इस प्रदूषण से किस प्रकार हम इनको बचा सकते हैं उनके उपायों के बारे में भी आपको बताया गया है। साथ में विश्व उष्णन के बारे में बताया गया है, और साथ में आपको बताया गया है अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा से किस तरह से हानिकारक प्रभाव अम्ल वर्षा हमारे दैनंदिन जीवों पर आखिर दे रही है, उनके बारे में भी आपको बताया गया है। साथ में आपको उस विश्व उष्णन, इसके साथ आप जान सकेंगे कि किस तरह से ताजमहल जैसी धरोहर जो है वो धीरे धीरे आज खत्म होती जा रही है, सिर्फ मात्र अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स साथ में आपको कुछ एक्टिविटीज, कुछ क्रियाकलाप है, आपको एक सजग जागरूक नागरिक के रूप में बनाने के लिए। ठीक है ना। यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से आप खुद एक सजग नागरिक बन सकते हैं, और साथ में आप अपने पड़ोस में, पड़ोस के लोगों को किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि हमें किस तरह से आखिर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपना एक योगदान देना चाहिए अपने समाज में। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर्स के हेडिंग्स में बताए गए जल तथा वायु के प्रदूषण में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से वायु तथा जल आखिर प्रदूषित होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वायु हमारे इस अर्थ में आखिर पूरे पृथ्वी को वायुमंडल एक घेरे बनाकर रखी है, जिसमें नाइट्रोजन का 78% परिमाण आखिर उपस्थित है, और साथ में ऑक्सीजन लगभग लगभग 21% के बराबर है। यानी वायुमंडल का सिर्फ इन दोनों गैस नहीं, 99% आखिर इन दोनों के अवयवों के विद्यमान इसमें है। ठीक है ना। और लास्ट के 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड्स, साथ में विभिन्न प्रकार के जलवाष्प और विभिन्न प्रकार की जो गैसेस हैं वो भी मौजूद हैं। याद रखना है आपको। नाइट्रोजन किसी भी तरह से हमें नुकसान नहीं करती है, लेकिन साथ में आपको जान लेना है कि यह वायु कैसे प्रदूषित होती है फ्रेंड्स। तो वायु तभी प्रदूषित होती है जब इसमें विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स, जो कण हैं, जो धूल के कण हैं, ठीक है ना, जो कार्बन के कण हैं, जो सल्फर के जो कण हैं इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है ना। याद रखना है। और मौजूद होने से क्या होता है, यह सूर्य से आने वाली गर्मी को पकड़ लेते हैं, संचित कर अपने में समा लेते हैं, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है और सृष्टि होती है विश्व उष्णन की। विश्व उष्णन कहने का तात्पर्य हमारे पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ता रहता है फ्रेंड्स। ठीक है ना। जिससे प्रभाव के रूप में आप देख सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो ये पृथ्वी है इस पर जीवन का अस्तित्व जो है काफी संकटपूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि जल का प्रदूषण किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानेंगे कि जल का प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है आखिर कल कारखाने के जितने भी सारे रासायनिक पदार्थ जो हैं, जो बिना उपचार किए गए नदियों और नालों में बहा दिए जाते हैं। ठीक है ना। साथ में अपने घर के आसपास की जितनी सारी गंदगियां हैं वह नदी और नालों के माध्यम से एक स्वच्छ जल के स्रोत को वह प्रदूषित करती है फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार वायु और जल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वायु और जल प्राकृतिक ऐसे दो संसाधन हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते। जल को अगर हम कुछ दिन ना पिए तो भी हम
जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायु को अगर हम सिर्फ कुछ मिनट अगर हम ना लें तो हमारा जिंदगी काफी संकटपूर्ण हो सकता है फ्रेंड्स। अब है आपको जान लेना कि आखिर वायु प्रदूषण जो है वो किस प्रकार से संभव है, किस प्रकार से वायु प्रदूषित हो रही है हमारे इस अर्थ में। आप सभी देख पा रहे हैं शहर की भीड़ वाली सड़क का एक प्रस्तुति आपको दिखाया गया है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि सड़क जो है वो किस प्रकार से वाहनों के द्वारा, ठीक है ना, वाहन से पूरा भरा हुआ है और वाहन से निकलने वाले जो धुएं हैं वह किस तरह से वायु को प्रदूषित कर रहे हैं और किस प्रकार एक शहर जो है पूरी तरह से एक प्रदूषण में डूब गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेंगे कि आखिर वायु प्रदूषण आखिर है क्या, किससे हम वायु प्रदूषण कह रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि आखिर वायुमंडल में आखिर नाइट्रोजन का परिमाण लगभग 78% है, ऑक्सीजन का जो परिमाण है लगभग 21% है और रेस्ट के 1% जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन और जल वाष्प जैसे कुछ कंपोनेंट्स अवयव जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना। ये एक सटीक रूप से वायु का मिश्रण है, जो शुद्ध वायु हम जिसे कह रहे हैं, याद रखना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। शुद्ध वायु में इन सभी का जो मिश्रण होता है कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वायु किस प्रकार से अशुद्ध होती है फ्रेंड्स, जैसे ही इस प्रकार के मिश्रण में, ठीक है ना, ऐसे शुद्ध प्रकार के हवा के मिश्रण में जैसे ही बाहर से पार्टिकल्स, कण आते हैं, इसमें इस हवा में प्रविष्ट करते हैं तो वायु अशुद्ध होने लगती है। याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस कई बार आपको पूछा जाता है एग्जाम्स में कि शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु में आखिर अंतर आप बताएं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेंगे कि वायु प्रदूषित किस प्रकार से होती है। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर जब भी कोई कण, कोई धूल के कण, कोई कार्बन के कण, सल्फर के कण, विभिन्न प्रकार के जो ईंधन जो निकल रहे हैं वाहन से, ईंधन जो भी निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, कल कारखाने, चिमनी से निकलने वाला धुआं, उनके उनमें जो स्थित जो कण है जैसे वायुमंडल में मिलती है तो वह वायु प्रदूषित हो जाती है, याद रखना है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है, जिसे सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं वायु का प्रदूषण होना सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही हानिकारक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। यानी निर्जीव कहने से तात्पर्य यह है कि आप सभी जानते हैं जो एयर जो मौजूद होती है फ्रेंड्स, किसमें, मिट्टी में भी मौजूद होती है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और मिट्टी में उपस्थित जो पौधे होते हैं वो भी अपना क्या करते हैं, श्वसन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि पौधे आखिर CO2 को ग्रहण करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन साथ में आपको यह बात भी जाननी है कि आखिर पौधे जो हैं वह हमारी तरह, आपकी तरह श्वसन भी करती है, जहां पर वह ऑक्सीजन को टेक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करती है फ्रेंड्स। इसीलिए हमारी जो मिट्टियां हैं, ठीक है ना, आपने इस पूरे क्लासेस में आखिर जाना कि किस प्रकार से आखिर हम किसी अनाज को रोपण करने के लिए हम सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि वह उसमें से आसानी से हवा जो है वो ट्रांसमिट हो सके, हवा का संचरण हो सके और पौधे जो है हवा को ग्रहण कर सके, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको समझना है वायु प्रदूषण से पेड़ पौधों के साथ साथ, जीवों के साथ साथ निर्जीव दोनों के लिए ये बराबर रूप से हानिकारक है फ्रेंड्स, ये आपको पहले समझना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर वायु प्रदूषक आखिर है क्या, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब भी वायु में विभिन्न प्रकार के पदार्थ सम्मिलित होकर उसे दूषित बनाते हैं तो उसे हम कह रहे हैं वायु प्रदूषक,
ठीक है ना। ये कैसे संभव है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये संभव है, आप सभी जानते हैं, मानवीय क्रियाकलाप, ह्यूमन जो एक्टिविटीज होते हैं उनके द्वारा वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं। इन प्रदूषकों का स्रोत आखिर क्या है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया। फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, स्वचालित वाहन, निर्वातक आप देख पा रहे हैं, जलावन की लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं, ठीक है ना। उपलों यानी आप जानते हैं जो गोबर जिससे बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के जो एक एक अलग ही उसका रूप बनाया जाता है, ठीक है ना। उन्हें हम उपल कहते हैं। उपलों के जलने से जो निकलने वाला धुआं होता है, आप सभी जानते हैं। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जिसके बारे में आपने क्लासेस में पढ़े, इसी क्लासेस में आपने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल आखिर जीवाश्म ईंधन आखिर क्या होता है, उनके निकलने से किस प्रकार का जो धुआं है, विषैली गैस है, वो रिलीज होती है और हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद जो शुद्ध हवा है उससे किस तरह से प्रदूषित करती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पिक्चर्स की सहायता से आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से वायु जो है वो प्रदूषित होता रहता है। फ्रेंड्स आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। कल कारखानों से निकलने वाला धुआं और वाहनों से निकलने वाला ये काला धुआं आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है फ्रेंड्स कि वाहन जो होता है ना फ्रेंड्स, वो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड्स को रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना है फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफी हानिकारक है फ्रेंड्स, उत्पन्न होती है, जो एक विषैली गैस है, याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह एक विषैली गैस है, यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड्स काफी खतरनाक गैस, हमारे अगर शरीर में ये प्रवेश कर जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा को यह कम कर देती है, जिससे आदमी दम घुटकर ही मर जाता है फ्रेंड्स। इसे इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में किसी भी धुआं को जलाकर आपको नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स साथ में आपको जान लेना है कि आखिर धूम कोहरा आखिर क्या होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परत, ठीक है ना, जो धुआं से भरा होती है, उसे हम धूम या कोहरा कहते हैं। वास्तव में ये होता क्या है फ्रेंड्स, जो आखिर धुआं है, ठीक है ना, ये धूम कोहरा आप जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, ये धुएं, ठीक है ना, ये धुएं और कोहरा से दोनों से मिलकर बना होता है ये धूम कोहरा, ठीक है ना। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स उपस्थित हो सकते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषक जैसे कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत समय ऐसा दिखा गया है, जो धूम कोहरा होता है वह मौजूद है हमारे शहर में, ठीक है ना। जिससे क्या होती है, सुबह के टाइम विंटर सीजन में आप देखेंगे कि सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही है, और इसी से आखिर एक रोग का, काफी सारे रोगों का जन्म होता है, जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस लेने के साथ हराहट की उत्पन्न भी हो जाती है। बच्चे जो सुबह में मॉर्निंग्स में स्कूल जाते हैं, उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो कई बार देखी जाती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर किस प्रकार से आखिर अम्ल वर्षा की सृष्टि होती है। ये जो आपने जाना कि विभिन्न प्रकार के जो घटक, ठीक है ना, जो प्रदूषक जो हवा में मौजूद होते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये सभी प्रदूषण का मुख्य कारण है फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आपको याद रखना है कि इन सभी का जो दहन जो भी चीजों का हो रहा है ना फ्रेंड्स, विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसलिए ये इन तरह के धुओं से हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। साथ में आपको घरेलू जितने भी सारे वाहन हैं, ठीक है ना, पर्सनल जो वाहन है, व्हीकल्स हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए, और आपको ऐसे वाहनों का उपयोग करना चाहिए जो जिनका उपयोग सभी कर रहे हैं। ऐसे बसेस में ट्रेवल करना चाहिए जिसमें सभी चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है ना। याद रखना है, जितना हम प्रदूषण कम करेंगे फ्रेंड्स, हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर उतना ही सही रूप से टिका रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना।
फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आखिर क्या होते हैं। फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इस वायु प्रदूषण में। फ्रेंड्स ये आखिर होता क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार की गैस है, ठीक है ना, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसॉल्स फुहार में किया जाता है, ठीक है ना। याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन शॉर्ट में हम CFC कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि किस प्रकार से CFC जो है वो हानिकारक है। तो आप याद होगा आपको कि ओजोन परत कहाँ है? हमारे वायुमंडल में, और सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। फ्रेंड्स आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी आपने जाना था कि ओजोन लेयर किस प्रकार से डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है ना, वो किस प्रकार से खत्म हो रही है। ओजोन में कई बार छिद्र हो जाते हैं। ओजोन जो होता है वह बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है यह CFC जो गैस के कारण, जिससे क्या होती है, सूर्य की जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट रेज के साथ, पराबैंगनी किरणों के साथ हमारे धरती पर पहुंचती है, जिससे हमारे इस अर्थ में विभिन्न प्रकार के जो डिजीज है, स्किन डिजीज है, जो रोग है, कैंसर जैसी महामारियां भी उत्पन्न होती है। इसे आपको पहले समझना है फ्रेंड्स। इसीलिए CFC का इस्तेमाल काफी हद तक जितना संभव हो सके आपको कम करना है, अपने लेवल तक, अपने स्तर में इसको कम करना है। फ्रेंड्स याद रखना है आपको इन बातों को। फ्रेंड्स ठीक है ना। फ्रेंड्स अब आपको कुछ बातें जान लेनी है। जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, आपको जान लेना है आखिर अम्ल वर्षा के बारे में। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर डीजल और पेट्रोल जब उन्हें जलाया जाता है, ये जीवाश्म ईंधन है। इनका जब उपयोग वाहन को चलने में, वाहन को ऊर्जा देने में जब इनका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो आखिर जब वाहन चलते हैं ना, तो इनसे धुआं निकलता है, और वही धुआं, उस धुएं में से शामिल होते हैं काफी छोटे छोटे कण। वो इतने छोटे होते हैं कि हमें वो खुली आंख से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब इसका एक ग्रुप निकलता है, काला सा धुआं हमें प्रतीत होता है, जैसा आपने कुछ देर पहले आखिर देख लिया, ठीक है ना, किस प्रकार से काला सा धुआं आखिर वह हमारे वायुमंडल में रिलीज किया जाता है वाहनों के द्वारा, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि आखिर ये धुएं में, इन प्रकार के धुएं में विशेष प्रकार के आखिर कण जो मौजूद होते हैं, ठीक है ना, जो आखिर वायुमंडल में सस्पेंडेड होकर हमारे इस वायुमंडल में तैरते रहते हैं, याद रखना है। और ये फिर क्या करते हैं, यही वो कण हैं जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को ये पकड़ के रखते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, सूर्य जो है हमारा सौर परिवार का ऊर्जा देने का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, कुछ हद तक वह पृथ्वी तक अवशोषित होती हैं, कुछ हद तक वह लौटा दी जाती है वायुमंडल में, और वायुमंडल में उपस्थित ऐसे कण उसे पकड़ के रखते हैं और गर्मी का कारण बनते हैं, जिसके कारण से हमारा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वह बढ़ता रहता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन के रूप में हम जानते हैं। फ्रेंड्स ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे आखिर ताजमहल के बारे में, ठीक है ना, और अम्ल वर्षा किस तरह से ताजमहल को विनष्ट कर रही है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड्स, आपने नाम सुना होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। जब भी वाहन और कल कारखानों से जो निकलने वाला जो धुआं है, इसमें मौजूद होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड्स, याद रखना है आपको, ठीक है ना। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड्स के साथ, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये जो मौजूद होते हैं विशेष प्रकार के धुएं में, ठीक है ना, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुएं में ये जरूर मौजूद होते हैं। और जब ये पानी के साथ मिक्स होते हैं, मिश्रित होते हैं, यानी जब ये वायुमंडल में रिलीज किए जाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित होता है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और देन ये क्या होते हैं, जब भी मेघ होता है हमारे इस वायुमंडल में, किस तरह से हमें मेघों के द्वारा हम पानी को प्राप्त करते हैं, ये प्रोसेस आपको पता होगा फ्रेंड्स। और जब ये गर्म हवाएं जब जलवाष्प बनकर ऊपर उठती हैं, तो वो पदार्थ इस वाष्प के साथ, जलवाष्प के साथ मिल जाते हैं, और पानी वर्षा के रूप में आखिर हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध हवा, शुद्ध जल प्राप्त नहीं होता है। आप सभी जानते हैं वर्षा का जल शुद्ध रूप है, ठीक है ना, पानी का। लेकिन जैसे ये कण पानी के साथ मिक्स होते हैं, तो
उत्पन्न होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स उत्पन्न होता है, नाइट्रिक एसिड्स उत्पन्न होता है, और यही एसिड्स जब हमारे ऊपर गिरती है तो हमारा जो त्वचा है वह जलने लगता है। अगर हेयर में गिरे तो हेयर का फॉलिंग होने लगता है। या इतना ही नहीं, मिट्टी में गिरती है तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को ये छीन लेती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में पुल, ठीक है ना, कोई भी भव्य इमारत उन्हें बर्बाद कर देती है ये एसिड रेन फ्रेंड्स। इसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना, याद रखना है, इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल, जो काफी व्हाइटिश, काफी सफेद होता है, लेकिन एसिड रेन इन्हें पीला कर सा कर दिया है। आप अगर रिसेंट अगर विजिट किए होंगे ताजमहल तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ताजमहल जो है उसके इस येलोइश लेयर को हटाने के लिए भी काम हमेशा चलता रहता है, ताकि ये येलोइश लेयर जो है वह उसे हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसे हम लोग संगमरमर का कैंसर के नाम से भी जानते हैं। जब ऐसी वृष्टि होती है, ऐसी बारिश होती है, अम्ल वर्षा, तो संगमरमर को पूरी तरह से यह बर्बाद कर देती है, उसे येलोइश, उसके लेयर, उसकी चमक को, उसके सफेदपन को उसे छीन लेती है। इसे हम संगमरमर का कैंसर के रूप में भी फ्रेंड्स जानते हैं। ठीक, अब हम लोग कुछ बातें जान लेंगे पौधा घर प्रभाव के बारे में, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम कुछ बातें जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि किस तरह से विभिन्न प्रकार के जो कल कारखानों से निकलने वाले जो धुएं की जो कण है वो किस प्रकार से सूर्य से आने वाली गर्मी को, तापमान को किस प्रकार से पकड़ लेती है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आपको जान लेना है कि यदि आप किसी भी अगर नर्सरी में अगर आप गए हैं, ठीक है ना, तो पौधशाला या फिर नर्सरी में गए होंगे, या फिर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पौधों को बड़ा किया जाता है, किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं सूर्य की ऊष्मा पौधे घर में प्रवेश करा दी जाती है और इससे वह बाहर नहीं निकल पाती। यह रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उससे पौधा घर प्रभाव कहते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बिना वायुमंडल, आप सभी जानते हैं पृथ्वी जो होती है वो सूर्य की से प्राप्त ऊष्मा कुछ हद तक अवशोषित करती है और कुछ हद तक वह वायुमंडल में लौटा देती है, ठीक है ना। लेकिन उसका एक परिमाण होता है। लेकिन जब भी ये बाहर के कण, विभिन्न प्रकार के जो कण हैं, जब भी वायुमंडल में मौजूद होते हैं तो उस वह तापमान को इतना बढ़ा देती है कि पौधों के साथ साथ हमारे मनुष्य जीवन में, ठीक है ना, और साथ ही साथ निर्जीव जितने प्रकार के पदार्थ हैं उन सभी के लिए खतरा बन चुका होता है, ठीक है ना। इसे ही हम लोग पौधा घर प्रभाव के रूप में कह रहे हैं, ठीक है ना। पौधे का विनष्ट होना यह पूर्ण रूप से ये संकेत देता है कि अब जैसे ही पौधा अगर खत्म हो जाए तो हमारा यह जो ह्यूमन जो सिस्टम है, ठीक है ना, ये हमारा जो मनुष्य का जो अस्तित्व है यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे इस अर्थ से ही, ठीक है ना। और जिसके लिए जिम्मेदार हम खुद होंगे फ्रेंड्स, ये बात आपको समझना है। फ्रेंड्स, अब ये सवाल आता है कि किस प्रकार से आखिर सल्फर के कण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स के कण हमारे इस वायुमंडल में आखिर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने तो कुछ कुछ चैप्टर्स पहले ही पढ़ा कि हमारे वायुमंडल में O2 और CO2 का बैलेंस बिल्कुल बना रहता है, लेकिन फिर भी ये किस तरह से ज्यादा हो जा रहे हैं, इसे आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे वायुमंडल में CO2 जो होती है वह निर्मोचित होती है, ठीक है ना। अब है पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से CO2 का उपयोग करते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो कम हो जाती है, लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, वन उन्मूलन हम जो है वो कर रहे हैं, वन का उन्मूलन कर रहे हैं, वृक्षों को काट दे रहे हैं। कटे हुए वृक्षों के स्थान पर हम वृक्ष का रोपण नहीं कर रहे हैं, वृक्षारोपण हम कर ही नहीं रहे हैं, जिस कारण से वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जा रही है, क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट जा रही है, ठीक है ना। और इस प्रकार से मानवीय जो क्रियाकलाप है, याद रखना है, इस प्रकार से मानवीय
क्रियाकलाप वायुमंडल में CO2 के संचय में योगदान दे रहे हैं और CO2 यही ऊष्मा को रोक लेती है, जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको बार बार बताया, और वायुमंडल में नहीं जाने देती है। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में आखिर निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे हम लोग कह रहे हैं विश्व उष्णन फ्रेंड्स, आपको समझना है, इसे ही हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अगर हो जाए फ्रेंड्स, तो जितने भी सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी सारे हिम के जितने भी सारे जगह हैं, ठीक है ना, बर्फ के जितने भी सारे जगह हैं, वह गलने लगेंगे। आप सभी को पता है हमारे इस पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फों का ढेर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो वह बर्फ जो है वो पिघलने लगेंगे, साथ में तटीय क्षेत्र में आने वाले जितने भी शहर और देश हैं वह पूरी तरह से डूब जाएंगे। और साथ में आपको जान लेना है कि तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हम जीवित नहीं रह पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि इस पृथ्वी पर 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना ही काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और यह वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है कि आने वाले समय में हमारा जो यह तापमान है पृथ्वी का, वह अपने अधिकतम तापमान से भी 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से रह पाएंगे, यानी पूरा आखिर हरा भरा दिखने वाला जगह जो रेगिस्तान में तब्दील होने वाला है फ्रेंड्स। अब हम लोग जान लेंगे कि इस वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए आप अपने स्तर में आप क्या कर सकते हैं और साथ में सरकारी एजेंसियां भी क्या कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी वाहन में जो भी जीवाश्म ईंधन जो भी यूज हो रहे हैं, उनके स्थान पर आपको CNG या फिर LPG का यूज करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आप जिस तरह से पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी सारे जो अपने पर्सनल जितने भी सारे वाहन हैं, उनके उनको छोड़कर आपको सार्वजनिक वाहनों में आपको सफर करना है, इसे आपको समझना है, ठीक है ना। और साथ में सरकारी जो एजेंसियां हैं, विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता वायु की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग जो है वह किया जाना चाहिए, सरकारी एजेंसियां हो या फिर प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से। जो भी वाहन से निकलने वाला धुआं है, उनकी जांच जो है वो हमेशा होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ में आपसे भी जानते हैं जीवाश्म ईंधन की जगह पर एक नए विकल्प की भी हमें आवश्यकता है। वो अगर हो सकता है तो हमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके हमें आखिर वाहनों को आखिर चलाना चाहिए, याद रखना है। और साथ में आप अपने स्तर पर किस तरह से वायु प्रदूषण को फ्रेंड्स आप कम कर पाएंगे। जहां तक हो सके फ्रेंड्स, आपको आखिर प्लांटेशंस करना चाहिए फ्रेंड्स, याद रखना है, वृक्षारोपण आपको करना है। जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, छोटे से छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरह से वृक्षारोपण कर रहे हैं, आप अपने स्कूल्स में, आप अपने घर में, आप अपने पड़ोस में, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को, किस तरह से वृक्षारोपण एक छोटा सा काम, एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ी जो वायुमंडल है धरातल की, इस पृथ्वी की, उसे क्षय होने से, उसे प्रदूषित होने से यह बचा सकता है फ्रेंड्स। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जल प्रदूषित कैसे होता है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हेडिंग है जल प्रदूषण, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है, इससे पहले आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो भी वाटर हम अपने दैनंदिन जीवन में यूज कर रहे हैं, वो नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से वह किसी जल के स्रोत तक पहुंचता है। लेकिन साथ में आपको यह जान लेना है कि जितने भी सारे ऐसे तत्व जो पानी में सम्मिलित होकर उसे पूरी तरह से प्रदूषित करते हैं, इसे हमें उपचार की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उपचार कहने का तात्पर्य उस वाटर को, उस पानी को इस तरह से सफीकृत किया जाता है, संयंत्र किया जाता है, उसे साफ किया जाता है कि वह किसी तरह जब साफ होने के बाद, जब उपचार करने के बाद अगर उसे किसी भी जलाशय में अगर उसे विसर्जन किया जाए, तो उस जलाशय में उपस्थित रहने वाले जो जीव है उसे किसी तरह हानि ना पहुंचे।
साथ में आपको जान लेना है कि जल प्रदूषण होने का एकमात्र और एक स्रोत है। जैसे आप जानते हैं कि कृषक जो होते हैं वो खेतों में फर्टिलाइजर्स उर्वरकों का यूज करते हैं। उर्वरकों का जो यूज हो जाता है होने के बाद जब मिट्टी में जब ज्यादा प्रचुर मात्रा में उर्वरक का यूज होने के बाद जैसे ही वर्षा का जल मिट्टी में पहुंचता है तो फिर वह जो है जल उस जल वह जल पूरी तरह से मिट्टी से होता हुआ वह किसी ऐसे जगह में पहुंचता है जहां पर कोई जल का स्रोत है। कहने का तात्पर्य तालाबों में, नदियों में वह जल पहुंचता है और वह जल पूरी तरह से प्रदूषित होता है और उसमें रहने वाले जीव जो है उनकी जो जीवन है वह संकट आ जाती है। साथ में आपको जानना है कि उर्वरकों का जो उपयोग है उनमें जब वर्षा का जल आता है तो वह जल हमारे भूजल के अंतर्गत भी वह रिस रिस कर चला जाता है जिसे हम पी रहे हैं, यानी पीने योग्य पानी भी दूषित हो जाती है। इसे आपको पहले समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है, ठीक है ना। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने के बाद, नहाने और आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो जल होता है वह कितना गंदला हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जल में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि आखिर जल प्रदूषक आखिर है क्या। आप देख पा रहे हैं जल प्रदूषक फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जब भी जल में बाहर से किसी मटेरियल का एंटर होता है तो उस जल को वह प्रदूषित बना देता है। जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है और जल के प्रदूषण करने वाले पदार्थ को हम कहते हैं जल प्रदूषक। इसे आपको पहले समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसे आप सभी जानते हैं जितने भी सारे हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग होने वाले जो जल हैं उसे हम किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। सर्वव्यापी घोलक के रूप में माना जाता है क्योंकि जल में ऐसी क्षमता होती है कि विभिन्न तरह के पदार्थों को वह अपनी अंदर घोल लेता है, ठीक है ना। आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर गंगा का उत्पत्ति और पूरा स्थान आपको दिखाया गया कि किस तरह से गंगा के किनारे आखिर शहर जो है वो बसे हैं, ठीक है ना। लेकिन गंगा की अवस्था आज ऐसी है विश्व के, ठीक है ना, विश्व के कुछ सर्व प्रमुख नदियों के अस्तित्व के खतरे बन गए हैं। उसमें से एक नाम गंगा का भी है फ्रेंड्स, क्योंकि गंगा के पानी में कल कारखाने के निकलने वाले जितने भी सारे कचरे हैं, ठीक है ना, और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न किया गया वर्ज्य पदार्थ आखिर गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। इससे पहले आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी इस पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि गंगा के किनारे बसा हुआ विभिन्न प्रकार का जो शहर है, जो क्षेत्र है, वो किस तरह से गंगा को विनष्ट कर दे रहा है, जल का प्रदूषण कर रहा है। आप पिक्चर्स में भली बात ही आपको पिक्चर्स के सहारे आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की गई है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। गंगा नदी का प्रदूषित फैलाव आप देख पा रहे हैं। नदी में फेंका गया औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो इस तरह से पानी में फेंका जाता है जिससे जल जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। इससे पहले आपको फ्रेंड्स समझना है। फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर गंगा कार्य परियोजना आखिर है क्या फ्रेंड्स। जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं गंगा कार्य परियोजना। फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आखिर कोई भी नदी के किनारे बड़े से बड़े सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है ना। और हमारा ये जो भारत है, भारत में मुख्यतः गंगा जो है वह एक प्रमुख नदी के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। गंगा नदी के किनारे कई सारे शहरों का विकास हुआ है लेकिन वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा बहुत से अन्य हानिकारक पदार्थ सीधे ही नदी में फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि वह इसके जल में
जल जीव जीवित है ही नहीं और यहाँ यह नदी जो है वह निर्जीव हो गया है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। तो सन 1985 में ऐसे परियोजनाओं को देखकर, ऐसे क्रियाकलापों को देखकर सन 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे नाम दिया गया गंगा कार्य परियोजना। ठीक है ना, परंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक, ध्यान देना है, परंतु बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक करण ने इसे पहले से ही महाशक्तिशाली नदी को काफी नुकसान पहुंचा दी है। फ्रेंड्स, इससे आपको पहले समझना है। तो आप किस तरह से, आप अपने स्तर पर किस तरह से पानी का बचाव करेंगे फ्रेंड्स, इससे पहले आपको समझना है। ठीक है ना, आप अपने स्तर में पानी को बर्बाद होने से बचाएंगे, पानी को गंदा होने से बचाएंगे, इससे पहले आपको जान लेना है फ्रेंड्स। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, ठीक है ना, किस तरह से ये जो कूड़ा कचरा जो है, आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ वो नदी में फेंक दिए जा रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह से विनष्ट कर दिया जा रहा है, ये प्राकृतिक संसाधन हमारे से अब छीन लिए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, अब आपको जान लेना है कि आखिर विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं वो किस तरह से आखिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा नदियों में कूड़ा करकट, फूल पूजा सामग्री, विभिन्न प्रकार के जैव निम्नीकरणीय पॉलिथीन की थैलियां को फेंक दिया जाता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित जो गंगा नदी है वो किस तरह से ये बर्बाद कर दे रहे हैं प्राकृतिक संसाधन को, किस तरह से जल का प्रदूषण कर रहे हैं, इसे आपको पहले समझना है। ठीक है ना, साथ में आपको जान लेना है कि कानपुर में 5,000 से भी अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। ठीक है ना, इनमें से उर्वरक, अपमार्जक, चर्म, पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित है। ये औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में डायरेक्ट विसर्जन करती है बिना उपचार के साथ, यानी उपचार नहीं करती है और नदियों में बहा देती है। वो नदी होता है फ्रेंड्स गंगा, और आज गंगा की स्थिति ऐसी आ गई है कि उसे विश्व व्यापी कोष के द्वारा यह बताया गया है कि यह भी उन नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व जो है वो आने वाले समय में खतरा हो चुका है, बन चुका है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी कि किस प्रकार से नदियां जो हैं वो अस्तित्व उनका खतरे में आ गया है, उनमें से नाम है गंगा का। फ्रेंड्स, सवाल आपको कई बार पूछा जाता है कि क्या होगा अगर किसी भी पानी को जो कल कारखाने से निकल रहे हैं उससे बिना उपचार के अगर हम किसी जल स्रोत में अगर हम बहा देते हैं तो क्या आप परिवर्तन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं बिना उपचार किया गया जो भी रसायन या फिर जो भी पदार्थ को अगर हम किसी जलाशय में या फिर किसी भी जल के स्रोत में अगर फेंकते हैं या विसर्जित करते हैं तो क्या होता है। रसायन जानते हैं, कारखानों में कोई भी पदार्थ उत्पन्न होने के बाद रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना, वो आखिर होते हैं तैयार। ठीक है ना, उसमें आप सभी जानते हैं कि नाइट्रेट, फॉस्फेट्स की जो संख्याएं हैं, उसकी जो मात्राएं हैं वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे रसायन की अधिक मात्राओं के कारण क्या होता है कि जब भी आप इसे विसर्जित करते हैं तो ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की तरह काम करता है। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटक के लिए भोजन का काम करते हैं। ठीक है ना, और ये अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसमें जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। यानी अगर आप कोई भी, ठीक है ना, उद्योग के अगर विषाक्त पदार्थ, रसायन पदार्थ अगर आप जल में विसर्जित कर दें तो जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जल में रहने वाले, वो मर जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसे समझना है। और जो इकोसिस्टम है, जो यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है, ठीक है ना, वह बिगड़ जाएगा और पारिस्थितिक तंत्र के बिगड़ने से इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर ह्यूमन पर पड़ेगा फ्रेंड्स, इससे पहले आपको समझना है। ठीक है ना, बहुत समय, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि बहुत समय जो कृषक जो हैं वो क्या करते हैं, पदार्थों का उपयोग करते हैं, रासायनिक पदार्थों का, वो धीरे धीरे भूमि के अंदर वो पदार्थ चले जाते हैं और भौम जल के रूप में हम उन्हें ग्रहण करते हैं। ठीक है ना,
अब आपको समझ लेना है कि पेयजल क्या होता है और जल को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत समय ऐसा आपने देखा होगा कि जो जल है वो दिखाई तो दे रहा है बड़ा स्वच्छ, बड़ा शुद्ध दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। लेकिन क्या वो शुद्ध हो सकता है? इसे आपको पहले समझना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं शुद्ध देखा गया जल या फिर जो स्वच्छ, अगर आप किसी भी पानी को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पानी स्वच्छ है। हो सकता है उसमें, उस स्वच्छ पानी में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उसमें मौजूद हैं और जिसे पीने से हमारे शरीर में काफी हानिकारक एक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा कि जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं, अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आपको जान लेना कि पीने के लिए उपयुक्त जल को हम ही पेयजल कहते हैं। पेयजल वो जल है जिसे हम पी सकते हैं, लेकिन साथ में आपको याद भी ये रखनी है कि हमें अपने आसपास में, यानी हमें अपने आसपास के इलाकों को साफ रखना है ताकि उसका गंदा जो पानी है, उसका विषाक्त जो रासायनिक पदार्थ है वो भूमि के द्वारा रिस कर भौम जल में ना प्रविष्ट करे। ठीक है ना? इससे दरकार होता है कि आप नदियों नालों को अपने आसपास में जो भी उपस्थित है उससे साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। जरूरी है कि नगर पालिकाएं जो है आपके, वह आपके घरों के आसपास को, जगह को वह बिल्कुल साफ सुथरा रखे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशय के में गिरने से पूर्ववाहित मल उपचार संयंत्र में जल को शुद्ध किया जाता है। इस प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पहले जल का उपचार करती है और जल के उपचार में उपयोग होता है एक केमिकल जिसे हम क्लोरीन कहते हैं। लेकिन क्लोरीन को भी इस्तेमाल करना, क्लोरीन को देकर किसी भी पानी को शुद्ध करना, उसका भी एक निर्दिष्ट मात्रा होती है, परिमाण होता है। ज्यादा क्लोरीन का उपयोग करके आप पानी को पी नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, इससे पहले आपको समझना है। ठीक है ना? इससे क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं हमें वो घेर लेते हैं। इससे आपको पहले समझना है। ठीक है ना? अब आप जान लेंगे कि आखिर पुनः उपयोग, आप देख पा रहे हैं कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण आखिर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। जैसे हमें अपनी दिनचर्या पर विचार करना चाहिए फ्रेंड्स। विचार ये करें कि किस तरह से आप पानी को बचा सकते हैं। ठीक है ना? आप इस ये समझे कि उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जल, ठीक है ना, उपयोग में वो पौधों की सिंचाई में किया जा सकता है। इसे आपको पहले समझना है। फिर पौधों की सिंचाई के लिए अलग से पानी को निकालने या फिर उसका व्यवहार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है ना? आप सभी जानते हैं कि जल में विभिन्न प्रकार के, हमारे घर से निकलने वाले जो जल होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। उसे भी साफ करने का सही तरीका होना चाहिए, उसे भी उपचार किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं जल उपचार संयंत्र जो है वो कुछ इस तरह से काम करता है। इसके बारे में आपने लास्ट के चैप्टर्स में भी पढ़े थे फ्रेंड्स। और फिर जल का उपचार होने के बाद ही किसी जल स्रोतों में विसर्जित किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है ना? इससे हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इकोसिस्टम है, पूरी तरह से फिर स्वस्थ रह सकता है फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो फ्रेंड,